सफेद पोश चेहरे, दाग बड़े गहरे, मीठी बोली और नियत काली। टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जल्द तोड़ेंगे नेताओं का भ्रष्ट जाल। इंतजार कीजिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। सुबह के 7 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आप हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को एक नई सौगात देने वाले हैं। पीएम सोमनाथ मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए सर्किट हाउस का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक इसके बाद पीएम लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस सर्किट हाउस में सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें वीआईपी और डिलक्स कमरे, सम्मेलन कक्ष और सभागृह शामिल है। कमरों की बनावट ऐसी है कि वहीं से लोग समंदर का नजारा भी देख सकते हैं। ये गुजरात के बिरावल बंदरगाह से कुछ ही दूरी पर प्रभास पाटन में है। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि सोमनाथ के शिवलिंग की स्थापना खुद चंद्रदेव ने की थी। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है और मंदिर के शिखर पर रखे हुए कलश का वजन करीब 10 टन है। सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय में भी यह शिवलिंग मौजूद था। साथ ही साथ ऋग्वेद में भी इसके महत्व के बारे में जानकारी मिलती है, बताया गया है। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी आज गुजरात को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। आज सर्किट हाउस का उद्घाटन करेंगे। चलिए अब रुक करते हैं उन खबरों का जिसकी डिटेल हम आपको 1 मिनट के भीतर देंगे। पश्चिमी यूपी के पहले फेज में चुनाव है, लिहाजा राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमित शाह मेरठ तो जेपी नड्डा आगरा के दौरे पर रहेंगे। 1 मिनट के भीतर यह पूरी खबर समझिए। यूपी का चुनावी माहौल गरमाने के लिए अब बीजेपी के तमाम हैवीवेट चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में डेरा डालेंगे। इनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई और नाम भी शामिल है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरठ के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत चुनावी हैट्रिक लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब 2022 में चौथी बार कमल खिलाने के लिए अपने चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतार रही है। वेस्ट यूपी में टिकट नहीं मिलने से खफा अपनों को मनाकर अमित शाह फतह की रणनीति बनाने के काम में जुटेंगे। आज मेरठ में शाह बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी के उम्मीदवारों के साथ बैठक कर जीत के मंत्र देंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों की गुरुवार को पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पहली लिस्ट की घोषणा सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में की। बीजेपी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खट्टी मां से ही लड़ाने का फैसला लिया है। सीएम धामी का दावा है कि प्रदेश में इस बार बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में इस बार 15 ब्राह्मण और 3 बनिया उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की पहली सूची में 10% से ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 10 सीटों पर नए उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष और धामी सरकार में मंत्री मदन कौशिक को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने यमुनोत्री से केदार सिंह रावत, बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट और मसूरी से गणेश जोशी को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज को टिकट दिया है। और चीन पर जब एक भारतीय युवक के अपहरण की खबर आई, अब कांग्रेस इस पूरी खबर को सियासी रंग देने में लगी हुई है। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट के भीतर समझिए। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय युवक के अपहरण के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस मामले पर गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है।
आपको बता दें कि चीनी सैनिकों पर एक भारतीय युवक को अपहरण करने का आरोप लगा है। इसका खुलासा सांसद तापिर गाओ ने किया है। साथ ही पीएम मोदी गृह मंत्री अमित शाह से रिहाई की गुहार भी लगाई है। घटना अपर सियांग जिले की बताई गई है, जहां चीन ने 2018 में 3-4 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया था। आरोप है कि वहीं से 17 साल के स्थानीय युवक का अपहरण किया गया है। युवक के बाकी दोस्त भागने में सफल रहे। उन्होंने घटना की सूचना अधिकारियों को दी और मामला अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद तापिर गाओ के संज्ञान में लाने का काम किया। और बीते 24 घंटे में कोविड के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। साथ ही साथ 451 लोगों की कोविड के संक्रमण से मौत हुई है। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले में भी तेजी देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही महामारी से 491 लोगों की मौत भी हो गई है। अब तक देश में कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 9,287 मामले सामने आ चुके हैं। देश में इस समय पॉजिटिविटी रेट 16.41% है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 19,24,051 के पार है। कोरोना महामारी से देश में अब तक 4,87,693 लोगों की जान चली गई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 160 करोड़ के पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। और दिल्ली में एक बार फिर से कोविड के मामले टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में करीब 43 लोगों की कोविड के चलते मौत हुई है। दिल्ली में कोविड की स्थिति कैसी है, जानने के लिए 1 मिनट के भीतर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 12,306 नए मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से 43 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़े ने दिल्ली में टेंशन बढ़ा दी है। 10 जून 2021 के बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। सिर्फ 5 दिनों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से 180 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या पर नजर डालें तो दिल्ली में इस वक्त 2698 मरीज अस्पताल में भर्ती है, जिनमें 844 मरीज आईसीयू बेड पर है, तो वहीं 903 मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन बेड या वेंटिलेटर पर भर्ती है। और मुंबई में बीते 24 घंटे में कोविड के करीब 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोविड की स्थिति कैसी है, जानने के लिए 1 मिनट के भीतर हमारी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 46,197 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,708 नए मामले की पुष्टि हुई है, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 23.5% है, लेकिन रायगढ़, पुणे, नासिक, नांदेड़ जैसे जिलों में पॉजिटिविटी रेट बहुत अधिक है। हाई पॉजिटिविटी रेट के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम है और राज्य में 95% बिस्तर खाली हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 43,697 नए मामले सामने आए और 49 लोगों की मौत हो गई। पुणे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता फिर से बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में पुणे में 12,633 नए संक्रमित पाए गए। महामारी की तीसरी लहर में बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं। और सतारा में गर्भवती फॉरेस्ट रेंजर की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सियासत इस पर तेज हो गई है। 1 मिनट के भीतर पूरी खबर समझिए। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के सतारा से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां पर वन विभाग की एक महिला अधिकारी को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। महिला अधिकारी से मारपीट का आरोप इलाके के सरपंच और उसकी पत्नी पर लगा है। महिला आयोग के बाद राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस मामले में सख्ती बरतने का आदेश दिया है। ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने सरपंच पर पैसे मांगने और धमकाने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का नाम है सिंधु सनर और उन्होंने कहा है कि 3 महीने पहले जब उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग के बाद से ही सरपंच उन्हें धमकी देते थे और पैसे मांगते थे। बता दें कि फॉरेस्ट रेंजर की पिटाई का वीडियो 19 जनवरी का है। और बिहार की राजधानी पटना में बदमाश बेखौफ है। यहां दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप के ओनर को गोली मार दी बदमाशों ने। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर समझिए। ज्वेलरी शॉप मालिक का नाम राकेश सोनी बताया जा रहा है। वारदात राजधानी के राजीव नगर की है। गोली लगने से राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग करते हुए बदमाश दुकान से फरार हो गए। जिस वक्त बदमाशों ने फायरिंग की उस वक्त दुकान में कई ग्राहक मौजूद थे। हमला करने आए बदमाश नकाब पहने हुए थे। जानकारी के मुताबिक ज्वेलरी शॉप के मालिक को बदमाशों ने 2 गोलियां मारी हैं। एक गोली उनके सिर को छूकर निकल गई। ये पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए कैसे मुंह पर मास्क लगाए बदमाश ने तमंचा निकाला और सीधे व्यापारी पर तान दिया, जिसके कुछ सेकंड के बाद ही इसने अपने तमंचे से फायरिंग कर दी। चश्मदीद के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाश 2 बाइक पर आए थे। घटना के चश्मदीदों की माने तो फरार होते वक्त भी बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। पुलिस टीम अपराधियों की पहचान के लिए छानबीन में जुटी हुई है। वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है। और 73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां आखिरी चरणों में हैं। कैसी तैयारियां हैं, किस तरह से कोविड के दौरान ये चीजें होंगी, देखिए 1 मिनट के भीतर हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना की वजह से परेड में महज 24,000 लोगों को ही आने की इजाजत होगी। इनमें से 19,000 गेस्ट होंगे और 5,000 आम लोग। 26 जनवरी को राजपथ पर हर साल की तरह इस साल भी सेना और जवानों का शौर्य लोगों के मुख्य आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। कड़ाके की ठंड में भी हमारे जवान 26 जनवरी को अपना शौर्य दिखाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। इस बार आईटीबीपी के जवान 26 जनवरी को अपने डेयर डेविल बाइक यूनिट के जरिए जाबाजी का प्रदर्शन करेंगे। आईटीबीपी के जवान इस बार बाइक पर 10 तरह के फॉर्मेशन को लोगों के सामने पेश करेंगे। और यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है। अमित नड्डा और अमित शाह, जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे जो बड़े नेता हैं वो यूपी के दौरे पर रहेंगे। क्या है बीजेपी की पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी, 1 मिनट के भीतर समझिए। सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पार्टी सबसे ज्यादा फोकस यूपी चुनाव पर कर रही है। तभी तो बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से प्रचार अभियान को धार देने उतरेंगे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमित शाह 22 जनवरी से मथुरा में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से फिजिकल रैलियों को लेकर आने वाली गाइडलाइंस का शाह के दौरे पर असर पड़ सकता है। अगर चुनाव आयोग कोरोना के चलते वर्चुअल रैलियों को ही इजाजत देता है तो गृह मंत्री शाह का गाइडलाइंस के तहत बैठकें करने के साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने का प्लान हो सकता है। शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार रणनीति बनाने के साथ ही प्रचार में जुटे हुए हैं। नड्डा आगरा में चुनाव को लेकर अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें आगरा के साथ ही आसपास की सीटों को लेकर मंथन होगा। वहीं जेपी नड्डा बरेली में डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने यूपी में पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन पार्टी अब तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगते ही पार्टी की ओर से लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यानी कि यूपी में सीएम योगी के साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता सियासी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। एक तरफ तो नाम फाइनल करने के लिए बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी ओर जनता को बीजेपी के पाले में करने के लिए भी नेता पूरा दम लगा रहे हैं। हालांकि चुनावी मशीन कहे जाने वाली बीजेपी की कोशिशें चुनाव में कितना रंग लाती हैं, ये तो 10 मार्च को चुनाव नतीजों के साथ ही पता चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है, वो करहल से चुनावी मैदान में होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि उनके खिलाफ बीजेपी किस तरह के उम्मीदवार को खड़ा करती है। हालांकि पहले ही उम्मीद थी कि वो शायद आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। चंद घंटे पहले अखिलेश ने संकेत दिया और अब बड़ा सियासी संदेश आ गया। खबर है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्वांचल से नहीं, अपने मजबूत किले से, मैनपुरी की करहल सीट से। ठीक उसी तरह जिस तरह योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। करहल विधानसभा सीट मुलायम परिवार की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है। ये सीट सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह से मुलायम सिंह यादव का विशेष जुड़ाव रहा है। मुलायम सिंह यादव यहीं पर पढ़े और यहीं पर शिक्षक भी रहे, इसलिए यहाँ हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। पिछले 3 चुनावों में इस सीट पर सपा ही जीती। उसे तीनों चुनावों में 45% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए, इसलिए अखिलेश इस सेफ सीट से उतर सकते हैं। ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। जिस सेफ प्लान पर अखिलेश काम कर रहे हैं, उसी पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं। वो भी गोरखपुर अर्बन सिटी से अखाड़े में उतर रहे हैं, जहां उनको टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस सीट का समीकरण ही ऐसा है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर कमल ही खिला। तीनों बार बीजेपी को 50% या उससे ज्यादा वोट मिले। इस इलाके में गोरखनाथ मंदिर का बहुत प्रभाव रहता है। गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं योगी, तो रिजल्ट क्या होगा अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब योगी और अखिलेश दोनों ये ऐलान कर रहे हैं कि उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है, उन्हीं की आंधी आने वाली है, तो दोनों सुरक्षित सीट पर लैंडिंग क्यों कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में यूसुफ अली अब पछता रहे हैं। टिकट के लिए उन्होंने पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन अब वो अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी कह रहे हैं। मेरी संवाददाता रंजीता ने उनसे खास बातचीत की है, सुनी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक पार्टियों से नेता एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये दौर और ये जो घटना है ये तमाम राजनीतिक पार्टियों पर लागू होता है और ये स्थिति हर पार्टी में देखी जा रही है। नया जो मामला सामने आया है वो अली यूसुफ अली, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, उन्होंने 14 तारीख को सपा ज्वाइन कर लिया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा ज्वाइन किया था, उसी दिन उन्होंने भी सपा ज्वाइन किया और अब वो सपा से अलग होना चाहते हैं। क्या है पूरी कहानी, उन्हीं से सुनते हैं। ये बताएं सर कि क्या कारण था कि कांग्रेस छोड़ा, सपा गए और अब सपा भी छोड़ना चाहते हैं, फिर से कांग्रेस आने की आपकी कोशिश है? मेरे साथ एक समाजवादी पार्टी ने षड्यंत्र रचा। मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी से मेरा टिकट भी फाइनल हो गया था। एक दिन पहले जो 100 कुछ प्रत्याशी घोषित हुए थे उसमें मेरा नाम भी था। अली यूसुफ अली 35 चमरोवा विधानसभा रामपुर से मैं प्रत्याशी घोषित भी हो चुका था। उसके बावजूद मैं अखिलेश यादव जी की बातों में आकर के मैंने दूसरे दिन को ही समाजवादी पार्टी में 6 घंटे के लिए, मात्र 6 घंटे के लिए मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में चला गया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। 2022 के आम चुनाव में उन्होंने कहा हम आपको टिकट देंगे और मैं लगातार 5 साल से मेहनत कर रहा हूं। मेरा पूरा भविष्य दांव पर लगा था। राजनीति में मैं लगातार 5 साल से विधायक चुनने के लिए, बनने के लिए लगातार क्षेत्र में जुड़ा था। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने उनके कहने को माना और मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन वो मेरी बड़ी भूल थी। मेरे साथ जो घटनाक्रम हुआ वो ऊपर वाला इस बार किसी और के साथ ना करे। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे रहे इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान, लेकिन अब उन्हीं की बहू ने उनके और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उनकी बहू निदा खान का कहना है कि अगर उन्हें महिलाओं से हमदर्दी होती तो वो उनके खानदान की बहू थी, उन्हें इंसाफ दिला देते। निदा खान ने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज उनके पास जो भी है वो सिर्फ बीजेपी का दिया हुआ है। अगर वो जिंदा हैं तो बीजेपी की वजह से। उन्होंने कहा इस सरकार में गुंडागर्दी बंद हो गई है। तो वो तौकीर रजा जो पानी पी पी कर बीजेपी को कोस रहे हैं, उनकी खुद की बहू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वो बीजेपी की तारीफ कर रही हैं। को एक इस्तेमाल करने की वस्तु समझ, हमारा साथ जो अभी तक दिया है, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। अगर हम जिंदा भी बैठे हैं तो वो उन्हीं की देने, क्योंकि जब सपा की सरकार थी और मुकदमेदारी चल रही, उस टाइम हमारे पे खूब जानलेवा हमले हुए, हम लोग पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की कोशिशें हुई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई ये सब चीज़ें बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। तो हमें लगता है कि एक तरीके से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब वो इस तरीके से कांग्रेस में आ गई कि ऐसा हो कि कैसे भी करके भाजपा सरकार ना आए। जानना चाहेंगे कि शादी आपके निकाह हुआ और किनसे हुआ, किस खानदान से जुड़े हुए हैं और क्या ऐसा हुआ जो आपको 3 तलाक दे दिया? मेरी शादी 2015 में हुई थी, 18 फरवरी को। शादी जिनसे हुई थी वो शिरान रज़ा खां उनका नाम था, दरगाह आला हजरत में नबीर आला हजरत के नाम से जाने जाते हैं। और बुलेटिन में इस वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।